हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थी, आप सभी का जूलॉजी प्रैक्टिकल में स्वागत है। अभी हमने पहली एक्सरसाइज करी है ब्लड ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन करना। अब हम दूसरी एक्सरसाइज पे आ रहे हैं, दिए गए प्याज की जड़ में समसूत्री विभाजन का अध्ययन करना। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है, आप लोग पीडीएफ मैंने इसकी आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दी है और पीडीएफ के साथ आप इसका यूट्यूब चैनल भी साथ में खोलें और दोनों का साथ साथ अध्ययन करें। आवश्यक सामग्री सभी लोग बच्चे प्रैक्टिकल बुक्स में से देखें इसको। तो इसके लिए जो आवश्यक सामग्री चाहिए, स्लाइड, कवर स्लिप, एसिटोकार्बिन एक स्टेन होता है, ब्रश, और इसको लेके हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। इसकी प्रोसीजर क्या है ये आपको आपकी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में मिल जाएगी। मैं आपको यहाँ पे संक्षेप में बता देती हूँ। हम लोग क्या करते हैं, प्याज की जड़ को लेते हैं और जैसा कि आप लोगों ने बॉटनी में पढ़ा होगा, प्याज की जड़ का जो सिरा वाला भाग होता है, टर्मिनल पोर्शन, वो मेरिस्टेमेटिक जोन कहलाता है, यानी कि विभजोतक क्षेत्र। अर्थात वहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं वो गोल होती हैं और उनमें प्रोटोप्लाज्म बहुत साफ क्लियर होता है। और इन सेल्स की खास विशेषता ये होती है कि ये समसूत्री विभाजन के द्वारा निरंतर विभाजित होती रहती हैं और विभाजन के पश्चात ये कोशिकाएं पीछे की तरफ खिसकती हैं और जो बिल्कुल टर्मिनल सिरा है रूट्स का, जिसे जो कि आपके मूल गोप यानी कि रूट कैप से भी ढका हुआ होता है, उस वाले भाग में हमेशा मेरिस्टेमेटिक जोन पाया जाता है, विभजोतक क्षेत्र पाया जाता है और वहाँ पे से हम कोशिकाओं को लेते हैं और उसमें से हम माइटोसिस का अध्ययन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, तेज़ ब्लेड से उस सिरे को काट के स्लाइड पे लेते हैं और उसको एसिटोकार्बिन में स्टेन करते हैं। अगर स्टेन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो अल्कोहल से साफ़ करके पुनः हम उसको स्लाइड पे रख के और ग्लिसरीन की 1-2 बूंदें डाल के कवर स्लिप रख देते हैं और थोड़ा सा उसको अंगूठी से प्रेस करते हैं, दबाते हैं, ताकि हमें एक अच्छी पतली फिल्म मिल जाए। और जितनी फिल्म पतली होती है उतनी ही सेल्स हमें अच्छे से क्लियर उसमें स्पष्ट नज़र आने लगती हैं। तो ये तो बच्चों प्रोसीजर जो है ये तो आपके लैब में करने वाला प्रोसीजर है। अब इसके बाद आपको ये विधि जो है वो आपको इसमें लिखनी है और उसके बाद अब हम जो लेते हैं वो है ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण। तो प्रेक्षण में आपको लिखना है माइटोसिस की चारों स्टेज के बारे में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। देखिए बच्चों, इसके मैंने यहाँ पर आपके डायग्राम बनाए हैं, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल बुक में थोड़े से डायग्राम गलत हैं, तो मैंने खुद ने स्वयं आपके ये डायग्राम बना के और आपको पीडीएफ के रूप में भेजे हैं, ताकि आप इनको देखकर ही ड्राइंग शीट पे सेम टू सेम डायग्राम अपने रिकॉर्ड में बनाएं। आपको ना तो कोई अर्ली प्रोफेज बनानी है ना लेट प्रोफेज बनानी है, सिर्फ जो प्रावस्था है उसी ही प्रावस्था का आपको डायग्राम बनाना है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। देखो बच्चों, इस डायग्राम में आप देख रहे हो, ये जैसे प्रोफेज का डायग्राम दिख रहा है आपको, मैंने इसमें साफ देख रहे हैं आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाई है ना, केंद्रक आकार में बढ़ा हुआ है, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो रहे हैं, साफ स्पष्ट नज़र आ रहे हैं और जो तारकाय है वो 2 पुत्री तारकायों में बढ़ चुका है और आगे चल के ये केंद्रक झिल्ली विलुप्त होने वाली है, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका। ये जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ ये प्रोफेज के पॉइंट है, ये आपको आपकी थ्योरी बुक में भी मिलेंगे और मैं यहाँ पर आपको समझा भी रही हूँ। आपको करना क्या है, प्रोफेज का डायग्राम आपको ड्राइंग शीट पे बनाना है और जो इसके कमेंट्स हैं, जो करेक्टर मैंने अभी आपको बताए हैं कि एक केंद्रक के आकार में बड़ा हो जाता है, क्रोमेटिन पदार्थ संघनन के द्वारा गाढ़ा हो जाता है,
तारकाय 2 पुत्री तारकायों में बढ़ चुके हैं और प्रोफेज के अंत तक केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त होने वाली है। ये इसके जो चारों कमेंट्स हैं, चारों पांचों कमेंट्स हैं, वो आपको राइटिंग शीट पे लिखने हैं। जो मैंने ये जगह खाली छोड़ी है, देखिए ऑब्जर्वेशन में प्रोफेज के नीचे आपको प्रोफेज के करेक्टर्स लिखने हैं। उसके बाद सेम अब अपन आते हैं मेटाफेज पे। देखिए मेटाफेज का डायग्राम, सभी क्रोमोजोम्स मेटाफेज प्लेट पे आ चुके हैं और प्रत्येक क्रोमोजोम क्रोमेटिड में विभक्त हो चुका है। स्पिंडल फाइबर यानी कि तर्कु का निर्माण हो चुका है और इसी अवस्था में क्रोमोजोम बहुत स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं और प्रत्येक क्रोमोजोम देखिए आप 2 क्रोमेटिड के अंदर बटा हुआ है। आप देखिए स्पष्ट दिख रहा है कि प्रत्येक क्रोमोजोम जो है वो 2 क्रोमेटिड के अंदर बटा हुआ है। ये मेटाफेज की खास विशेषता होती है और मेटाफेज अवस्था के अंदर ही हम क्रोमोजोम्स का पूर्ण अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि मेटाफेज प्रावस्था में क्रोमोजोम सबसे स्पष्ट रूप से नजर आता है। आप देखिए सेम आप ऊपर ऑब्जर्वेशन में चलिए। मेटाफेज जो ऑब्जर्वेशन है, मेटाफेज के नीचे आपको मेटाफेज अवस्था के 3 या 4 कमेंट राइटिंग पेज पे लिखने हैं और ये जो डायग्राम है वो आपको ड्राइंग शीट पे बनाना है। उसके बाद आइए एनाफेज। एनाफेज के अंदर आप देख रहे हैं प्रत्येक क्रोमोजोम क्रोमेटिड से 2 भाग में विभक्त हो गया है और दोनों क्रोमेटिड अपने अपने ध्रुवों की तरफ चलना प्रारंभ कर चुके हैं। देखिए स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है प्रत्येक क्रोमेटिड अपने सेंट्रोमियर के साथ, ये सेंट्रोमियर है, प्रत्येक क्रोमेटिड अपने सेंट्रोमियर के साथ अपने अपने ध्रुवों की तरफ चलना प्रारंभ कर चुके हैं। एनाफेज प्रावस्था सबसे छोटी प्रावस्था होती है, बहुत कम समय के लिए आती है। और इसके पश्चात अब आते हैं सेम एनाफेज का डिस्क्रिप्शन या विवरण आपको राइटिंग शीट पे एनाफेज के नीचे लिखना है। नेक्स्ट आइए टीलोफेज। टीलोफेज में आप देख रहे हैं 2 पुत्री केंद्रकों का निर्माण हो चुका है, जिनको मैंने लिखा है डॉटर न्यूक्लियस ए, डॉटर न्यूक्लियस बी। इन दोनों पुत्री केंद्रकों का निर्माण हो चुका है। अब वापस से केंद्रक झिल्ली पुनः बनने लग गई है। आगे चल के केंद्रिका का भी निर्माण हो जाएगा और एक कोशिका में 2 केंद्रक इस समय नजर आ रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि इस समय टीलोफेज प्रावस्था उपस्थित है, जो कि सामान्यतः जब हम स्टडी करते हैं समसूत्री विभाजन की तो नज़र भी आती है। तो इस तरीके से टीलोफेज के जो कमेंट्स हैं वो आपको राइटिंग शीट पे लिखने हैं और एक ही ड्राइंग शीट पे आपको चारों का डायग्राम जिस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है उसी तरीके से आपको भी ड्रॉ करना है। बाद में आपको रिजल्ट है, रिजल्ट में आप किसी भी 2 अवस्थाओं के बारे में लिख दीजिएगा कि समसूत्री विभाजन का अध्ययन करते समय हमें ये 2 प्रावस्थाएं स्पष्ट रूप से नजर आई। देखिए ज़्यादा समय के लिए जो प्रावस्था होती है वो प्रोफेज और मेटाफेज होती है। प्रोफेज और मेटाफेज काफ़ी समय के लिए रहती है और टीलोफेज प्रावस्था को हम आसानी से इसलिए पहचान लेते हैं क्योंकि एक ही कोशिका के अंदर 2 केंद्रक पाए जाते हैं। इसके पश्चात आप लोग प्रिकॉशन लिखेंगे, सावधानियाँ कि आप इसको स्टडी करते समय क्या क्या काम में सावधानियाँ लेंगे, जैसे कि आपके जो एसिटोकार्बन जो आप ले रहे हैं काम में अभिरंजन के लिए वो अधिक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अधिक स्ट्रेन होगा तो आप उसको तुरंत अल्कोहल से साफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अधिक स्ट्रेन होने पर आपको स्लाइड में जो प्रावस्था है वो स्पष्ट नज़र नहीं आएगी। दूसरा, कवर स्लिप रखते समय एयर बबल नहीं आना चाहिए। अगर एयर बबल आएगा तो भी आपको माइक्रोस्कोप से स्लाइड को देखने में मुश्किल होगी। तो ये 2-3 प्रिकॉशंस आपको इसके अंदर लिखने हैं। तो आप देख लीजिए, जो राइटिंग शीट पे आपको काम करना है वो आपके सामने लिखा हुआ है। ये वाला कार्य आपको राइटिंग शीट पे करना है और ड्राइंग शीट का कार्य, ये चारों डायग्राम आपको पेंसिल से ड्राइंग शीट पे लिखने हैं। इस पे आप कोई भी कार्य पेन से नहीं करेंगे। आशा है आप लोग पीडीएफ और वीडियो साथ चलाकर इस एक्सरसाइज को समझेंगे और इसको अपने रिकॉर्ड में कर लेंगे। थैंक यू और वीडियो आप ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें।